ताइक्वांडो अनुशिक्षण की दार्शनिक समझ, इससे यह तात्पर्य है कि हम सभी ताइक्वांडो प्रशिक्षकों को ताइक्वांडो अनुशिक्षण यानी कि ताइक्वांडो के जो कोचिंग है उसकी दार्शनिक समझ का होना बहुत जरूरी है, इससे पहले कि हम अपने आप को कोच कहें या कोई दूसरा मुझे कोच कह के बुलाए। क्योंकि अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट डज ताइक्वांडो मीन, देन यू शुड बी एबल टू एग्जैक्टली आंसर in terms of philosophy. नहीं तो ताइक्वांडो, ताई मीन्स लेग, क्वान, हैंड, दिस ऑल एवरीबॉडी नोज दैट इट्स एन ओलंपिक स्पोर्ट्स, और ये एशियन गेम्स में रहा है, अभी टोक्यो ओलंपिक्स में भी खेला जाएगा। तो इस तरह की बातें हम सभी जानते हैं। तो हमें इसको थोड़ा सा और गहराई से समझने के लिए इसको देखना होगा कि फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ताइक्वांडो कोचिंग। नाउ इसके दो पहलू हैं। पहला शाब्दिक, जो ताइक्वांडो की जो मीनिंग है, पहली मीनिंग है वो शाब्दिक है, और जो दूसरी मीनिंग है वो है दार्शनिक। यानी कि ताइक्वांडो हैज टू मीनिंग्स, वन इज लिटरल मीनिंग एंड अनदर इज फिलोसॉफिकल मीनिंग। लिटरल मीनिंग और फिलोसॉफिकल मीनिंग से यह तात्पर्य है कि आप ताइक्वांडो को दो तरीकों से समझें। अगर आप सिर्फ ताइक्वांडो के शब्द का मतलब जानते हैं कि ताइक्वांडो क्या है, तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ लिटरल मीनिंग जानते हैं, ताइक्वांडो को शाब्दिक रूप से आप जानते हैं। तो ताइक्वांडो का जो शाब्दिक अर्थ है वो हम सभी जानते हैं। वी ऑल ऑफ अस नो दैट ताई मीन्स टू फुक, किक, स्ट्राइक विद द फुट, एंड क्वान मीन्स हैंड्स, स्ट्राइक विद द हैंड, and do means discipline, art or way. I think all of us knows this meaning. मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि हम में से यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं किसी को ये मीनिंग पता नहीं होगी। हमने अपने बेल्ट के समय या हमारे इंस्ट्रक्टर ने, या बचपन में हम जब ताइक्वांडो सीखते थे तो हमारे इंस्ट्रक्टर्स ने बताया होगा। तो दिस इज अ लिटरल मीनिंग, शाब्दिक अर्थ है ये। थोड़ा सा हम आगे जाते हैं तो इसके दार्शनिक अर्थ को समझने के लिए, इसकी फिलोसॉफिकल मीनिंग को समझने के लिए हमें ताइक्वांडो को दूसरी तरफ से देखना होगा। ताइक्वांडो की जगह पे हमें इसे डो क्वान तय करके पढ़ना होगा। क्योंकि ताई और क्वान जो शाब्दिक रूप में, अगर मैं पिछली स्लाइड में वापस जाऊं, इफ आई गो बैक टू माय अर्लियर स्लाइड, यू कैन सी दैट ताई एंड क्वान इज रिलेटेड टू आवर बॉडी. Tai and Quan is very much related to our hands and feet, whereas Do is related to our mind, our spirituality, our intellectual abilities, which cannot be, it can only be felt, it can only be developed internally. So we can say that Tai and Quan is physical and Do is spiritual, or we can say it is mental. तो ताइक्वांडो को जब हम फिलोसॉफिकल डायरेक्शन है, when we try to understand taekwondo from the philosophical point of view, we have to start reading it from the other side, that is Do, Quan and Tai, and then only we can understand, okay, Do is about the mind, about spirituality, about your intellectual development, about the enlightenment we receive from taekwondo training. Years of physical training, सालों की शारीरिक मेहनत हमें एक मानसिक शक्ति देती है जो हम ताइक्वांडो प्रशिक्षक बन के साथ लेकर अपने प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करते हैं. Years of rigorous physical training enables us to develop a kind of very strong spiritual understanding, enlightenment about taekwondo, through which we are able to teach and deliver the knowledge of taekwondo to undeveloped practitioners. I hope कि यहां तक मैं क्लियर हूं. ताइक्वांडो की फिलोसॉफिकल मीनिंग को मैं आगे बढ़ाऊंगा अभी. I will just get into the next slide. Now, यहां तक आपने देखा
कि ताई क्वान डो को अगर हम उल्टा पढ़ें तो डो क्वान ताई, ताई और क्वान फिजिकल है और डो इज रिलेटेड टू अवर माइंड एंड स्पिरिचुअलिटी। अब हमें यह समझना है कि डो क्या है। तो डो समझने के पहले हमें यह देखना होगा कि डो कहां कहां आता है। यानी कि ये जो डो शब्द है ताइक्वांडो में लास्ट में जो डो लगा हुआ है, ये हमें कहां कहां दिखाई देता है। सबसे पहले ये डो हमें दिखाई देता है मार्शल आर्ट शब्द में। हम ताइक्वांडो के प्रैक्टिशनर होने से पहले हम एक मार्शल आर्टिस्ट हैं, ये बात आप सभी मुझसे एग्री होंगे। और मार्शल आर्ट को चाइनीज लैंग्वेज में या कोरियन हांजा करके जो लैंग्वेज है उसमें हम मूडो के नाम से जानते हैं। मूडो, मू का अर्थ होता है मार्शल और आर्ट को हम कहते हैं डो, आर्ट या वे, यानी कि मार्शल आर्ट या मार्शल वे यानी कि मूडो। तो अगर आप यहां पे देखें कि ये चाइनीज, ये जो एरिया है ये है मू और ये जो एरिया है ये है डो। तो मू और डो ये दो शब्द हैं चाइनीज लैंग्वेज में जिनका नीचे संधि विच्छेद किया गया है। एंड दिस इज व्हाट वी हैव seen, the combination of two words, that is mudo, is martial art. Now अब ये दो शब्द, ये दूसरा शब्द दो हम कहां कहां देखते हैं। बहुत सारे मार्शल आर्ट्स में हमें ये दो शब्द देखने को मिलेगा, जैसे कि ताइक्वांडो, जूडो, हैप्किडो, खुम्डो, तांगशुडो, बुशिडो। तो कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि ये डो इतना कॉमन क्यों है और क्यों डो इतने सारे गेम्स में। अगर ताइक्वांडो में डो का रिलेशन सिर्फ ताइक्वांडो के साथ होता तो ये बाकी मार्शल आर्ट में ये शब्द नहीं दिखाई देता। इफ डो had the relation only with taekwondo, it would not have got connected with other martial art the way it is now. And ladies and gentlemen, this martial arts, judo, taekwondo, hapkido and other, there are many martial arts which are highly respected indigenous games in their own country. Like in our country we have got Kalaripatti in Kerala, we have got Malkhambh, we have got Gatka in Punjab, we have got so many in Manipur, we have got Northeast, so many different kind of wrestling. So we have got our indigenous martial arts and games. Same way, worldwide, if you look into the Asian philosophy, there are several martial art which has mentioned do at the end of the name of this martial art. And ये दो सभी मार्शल आर्ट में कॉमन है। तो ये हमारे लिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इस डो को ज्यादा गहराई से समझें। It becomes our prime responsibility because we are teaching the young ones. अगर कोई बच्चा हमसे पूछेगा कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डो, मैडम हमें डो का मतलब समझाइए, तो यू कैनॉट से कि डो का मतलब होता है वे और आर्ट। यू हैव टू हैव द इन डेप्थ नॉलेज ऑफ व्हाट इज डो। And Do is a very big meaning. Do has come from Chinese philosophy. Do is Tao or Dao. You must have seen many articles where this word Tao or Dao is mentioned. There is a very ancient book, Tao Te Ching, which was published in, I think, almost before 20th century, if quite long back, almost when this Taekwondo and other martial arts were originated. The Tao Te Ching defines about Dao. And this is, Dao is only Do. Do means, Do का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मार्ग, सड़क या पथ, वे, रोड और अपाथ। इसका मतलब है कि इन द मैनर वी डू समथिंग, हम किसी कार्य को जिस तरीके से करते हैं वो डो है, वो कार्य नहीं है डो। अगर मेरा कोई डेस्टिनेशन है, मुझे यहां से वहां जाना है, तो मुझे जहां जाना है वो डो नहीं है, मैं जिस तरह से वहां पहुंचता हूं वो प्रोसेस डो है। मैं ताइक्वांडो सिखाता हूं तो ताइक्वांडो नहीं है, मेरी क्लास या मेरा ट्रेनिंग सेशन डो नहीं है, मैं किस तरह से ट्रेनिंग सेशन को कंडक्ट करता हूं वो है डो। अगर मैं ताइक्वांडो ट्रेनिंग करता हूं
तो ताइक्वांडो ट्रेनिंग करने का जो एम है या ट्रेनिंग गोल है या जो लक्ष्य मुझे आज प्राप्त करना है, कुछ हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स हो सकते हैं, कुछ हमारे मीडियम टर्म गोल हो सकते हैं, कुछ हमारे शॉर्ट टर्म गोल हो सकते हैं. There can be long term goals, short term goals, or medium term goals. But again, that is never do. The do is only what we do to achieve that do. इसीलिए हमारे, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं. It says, in the manner we do something, the way we do something, the process, the procedure. So everything lies within do. Taekwondo is only physical. I do a kick, but whether my kick is with all my spirit, do I have the emotional content in my kick? Am I really ready to train that kick? Do I really have a target that I will make this kick one day perfect? To Ilio or the new ATU Pum says, Himchari, Sebiol, Bigak, and Narasya, these are not do. Do is only how we do and how we train, how we teach. It's only about, never about what. So as I repeatedly mentioned, the do is about the manner we do something, the process. Now, do we really think Taekwondo is a martial art? In my earlier slides, I have shown Mudo. Mudo means martial art. Mudo. If Taekwondo is a martial art, Taekwondo is also a Mudo. Am I right? If Taekwondo is also a martial art, Taekwondo is also one of the Mudos in the world. Don't only look from the perspective of an Olympic sports, but look from the perspective of Mudo as a martial artist first before you look at it as a Taekwondo coach for the Olympic Games. If, and I repeat, Taekwondo Olympic sport has come out of the martial art Taekwondo. Martial art Taekwondo has not come out of the Olympic sport. So my dear friends, the first understanding of Taekwondo is philosophical and then it is literal. But हम ये गलतियां करते हैं, हम ताइक्वांडो को लिटरली समझते हैं और उसकी फिलोसॉफिकल मीनिंग को, उसके दार्शनिक अर्थ को भूल जाते हैं. So why I have come back to my slide is because if Mudo is martial art and if we feel that do is in all the martial arts, it's a common word and it means road, way, path, and in the manner we do something, then the question is Taekwondo a martial art? Yes, of course, Taekwondo is a martial art. हम हमेशा लिखते हैं, WT की वेबसाइट्स में पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, मैगजीन्स में देखते हैं. It's an oriental martial arts, it's a traditional martial art of Korea, it's a systematic and scientific martial art, Korean martial art. So ये martial art शब्द बार बार ताइक्वांडो के साथ जुड़ा हुआ है. It means Taekwondo is also Mudo. And if Taekwondo is a martial art, martial शब्द ताइक्वांडो के साथ जुड़ गया है. I hope you are following me. If Taekwondo is a martial art, हमने भी देखा कि ताइक्वांडो ये दो है और हमने अपने आप से ये सवाल पूछा, क्या ताइक्वांडो एक मार्शल आर्ट है? Whether Taekwondo is really a martial art? तो हमें हमारा खुद का जवाब मिला, yes, Taekwondo is a martial art. Nobody can say no. Then if the next question is, if Taekwondo is a martial art, that means martial way. Martial art is called Mudo. So now, अगर आप Mudo, Wushu, Bushido इस तरह के मार्शल आर्ट्स को देखें, तो यहां पे जिस तरह से आखिरी का शब्द ताइक्वांडो, जूडो, हैप्किडो में कॉमन मिला है, जिस तरह से ताइक्वांडो, जूडो, हैप्किडो में आखिरी वाला शब्द कॉमन मिला है, ठीक उसी तरह से अगर ताइक्वांडो मार्शल आर्ट है, मूडो है, तो ये मू, वू और बू शब्द भी
कॉमन मिला है। ये अंग्रेजी के बाजू में जो चाइनीज वर्ड्स लिखे हुए हैं, इफ यू कैन जस्ट लुक एट द चाइनीज वर्ड्स विच आर मेंशन्ड जस्ट बिसाइड मूडो, वुशु एंड बुशिडो, यू कैन सी मू, मूडो में मू, वुशु में वु और बुशिडो में भू, ये तीनों एक ही तरह से लिखे जाते हैं, दैट इज मू, यानी कि मार्शल। इफ आई गो बैक फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, हमने डो को समझा मूडो यानी कि मार्शल आर्ट। अब ये मू जो कि मूडो, वुशु और बुशिडो में है, तो माय डियर जेंटलमैन एंड लेडीज, मू, वू एंड बू, these are pronounced in a different manner, but if you go, आप आराम से गूगल डिक्शनरी में चेक कर सकते हैं इंग्लिश टू चाइनीज, और आप ये तीनों शब्द लिखेंगे, या अगर आपका कोई फ्रेंड है जो वुशु करता है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि वुशु को चाइनीज में कैसे लिखते हैं, मूडो को कैसे लिखते हैं और बुशिडो को कैसे लिखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि तीनों का जो शुरुआती शब्द है ये बिल्कुल मिलता जुलता है। इट इज मू, बिकॉज philosophical meaning is the same. Philosophical meaning is absolutely the same. यानी कि ताइक्वांडो भी मार्शल आर्ट है, और मार्शल आर्ट मूडो है, और डो हमने देखा कि डो मेंटल और स्पिरिचुअल है, और मू जो मूडो, वुशु और बुशिडो तीनों मार्शल आर्ट में है। तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये मू शब्द क्या है। अगर इस मू शब्द को, ये मू शब्द चाइनीज है, या हम कोरियन हांजा में भी इसे लिख सकते हैं। संधि विच्छेद अगर हम करते हैं, संधि विच्छेद आप समझते होंगे, हमारे हिंदी के जितने भी साथी हैं, और डिसोल्यूशन ऑफ ट्रीटी यानी कि एक शब्द को दो भागों में तोड़कर देखना। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं लंबोदर, लंबा हो उधर जिसका, गणेश भगवान को हम जिस तरह से कहते हैं, इसे हम संधि विच्छेद कहते हैं। उसी तरह से इस चाइनीज वर्ड को, ये चाइनीज वर्ड क्या है, मू है। मू इज मार्शल एंड डो इज आर्ट। तो हमने देखा कि ये मू शब्द तीनों, और भी बहुत सारे मार्शल आर्ट है जिसमें भी मू, वू, बू इस तरह के शब्द हैं, उसमें ये वर्ड है। यानी कि इस वर्ड का मतलब है मार्शल। मार्शल यानी मिलिट्री, मिलिट्री आर्ट, फाइटिंग आर्ट, कॉम्बैट आर्ट, वॉरियर आर्ट। इस वॉरियर शब्द का मतलब क्या है चाइनीज फिलॉसफी में, हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर इस चाइनीज वर्ड को अगर हम दो भागों में बांटते हैं, पहला ये भाग नीचे वाला और दूसरा ये भाग ऊपर वाला, इफ वी डिवाइड, इफ वी मेक a dissolution of treaty of this particular Chinese character into two different parts, that is the bottom part and the top part, we can surely make it makes no sense now, but then अगर इसे हम अलग अलग पढ़े, अभी फिलहाल ये क्या है, ये मुंह है, हमने अभी देखा ये अपने आप में मुंह है, ये शब्द मुंह है, दैट इज मार्शल। जब इसे हम दो भागों में बांटते हैं तो चाइनीज फिलॉसफी में नीचे वाले शब्द का मतलब होता है स्टॉप, यानी कि रुकना, रुक जाओ, स्टॉप। खुमान, एक्चुअली खुमान नहीं है, खुमान मैं बताने के लिए बता रहा हूं ताकि आप समझ ले, जो हमारे रेफरी बंधु हैं वो ज्यादा अच्छे से समझेंगे, इसलिए आई एम टेलिंग खुमान। एक्चुअली इट इज स्टॉप, और ऊपर वाले शब्द का मतलब है वायलेंस। वायलेंस यानी हिंसा, यानी कि स्टॉप वायलेंस। इस चाइनीज कैरेक्टर को दो भागों में बांटा गया है, स्टॉप और वायलेंस। अगर इसे हम देखें तो ये पार्ट जिसका नाम है, जिसे हम कहते हैं स्टॉप, और ये जो पार्ट है इसे हम वायलेंस इसलिए कहते हैं कि इसी तरह का एक चाइनीज हथियार होता है, यानी कि हथियारों को संदेश दिया जा रहा है। ताइक्वांडो हैज अ फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंस, यानी कि ताइक्वांडो डिस्ट्रक्टिव नहीं है, ताइक्वांडो कंस्ट्रक्टिव है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ताइक्वांडो इज नॉट फॉर क्रिएटिंग वायलेंस, इट इज फॉर स्टॉप वायलेंस। So this is the practical understanding, philosophical understanding of Taekwondo martial artist, and I hope you have understood this. And this is the yin and yang principle. I think everybody knows it. This is the
balance आपकी आवाज नहीं आ रही। between hard and soft, happiness and worry, strength, feminine and masculine, light and cold, rough and smooth, quiet and loud. So taekwondo coach होने के नाते हमें एक बैलेंस्ड लाइफ जीनी है। अगर हमारा प्लेयर हार जाता है और हम उसके साथ रोने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा शोर मचाने लग जाते हैं, तो इसका मतलब है कि हम इमोशनली इम्बैलेंस्ड हैं। और अगर हमारा प्लेयर एक फाइट जीतता है और हम इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि हमारा प्लेयर अगली फाइट में क्या करना है उसे नहीं बताते हैं, इसका दूसरा मतलब होता है कि अगेन वी आर इमोशनली इम्बैलेंस्ड। यानी कि हमारे भावनाओं पे नियंत्रण होना चाहिए। एंड वी ऑल शुड हैव, एज अ ताइक्वांडो कोचेस, वी शुड हैव अ बैलेंस्ड इमोशनल बिहेवियर, जिसे हम सेल्फ कंट्रोल के नाम से जानते हैं। और ये सेल्फ कंट्रोल ताइक्वांडो कोच के लिए एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। बाकी जो क्वालिटीज हैं कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ब्लैक बेल्ट होना चाहिए, WT लाइसेंस होना चाहिए, NIS डिप्लोमा होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो ये सारे डिग्रीज और डिप्लोमा ज्यादा देर तक आपके साथ नहीं चलेंगे। इनका जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। द वैल्यू विल कम डाउन। सो दिस इज द यिन एंड यांग principle which all of us should follow. Now I am coming to identity of other sports are seen through different bodies. अगर आपके सामने एक लंबा खिलाड़ी आए जो बहुत लंबा है और आप उसे देख के बताएंगे कि ये वॉलीबॉल या बास्केटबॉल में जाने वाला खिलाड़ी है। अगर कोई छोटा खिलाड़ी आए जो बिल्कुल दुबला पतला है तो आप देखेंगे शायद ये मैराथन रन में जाएगा। या फिर अगर कोई और भी छोटा है और बहुत फ्लेक्सिबल है, आप कहेंगे ये जिम्नास्टिक या डाइविंग में जा सकता है। अगर कोई ऐसा खिलाड़ी है जो बिल्कुल मस्कुलर है तो आपके मन में एक ख्याल आएगा कि ये शायद स्प्रिंटर होगा या बॉडी बिल्डर होगा। अगर आपके पास कोई ऐसा खिलाड़ी आए या ऐसा बंदा आए, a person with broad shoulders and lean lower extremities, then you may feel कि ये लगता है स्विमर होगा, एक तैराक होगा। So identity of other sports lies within the type of body, the type of their structure, which we can see from outside. But my dear friends, in Taekwondo, unfortunately, we are in our country, we have not established a decorum जिसमें कि दूर से कोई पेरेंट्स खड़ा होके बोले नहीं वो ताइक्वांडो कोच है, वो सारे बच्चे हैं और वही कोच है। क्योंकि our identity is not lying within our body structure or our character or our ethical values or our skills. क्योंकि ये जो ग्रुप है ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम का, ये भी एक हेटेरोजीनियस ग्रुप है। हेटेरोजीनियस ग्रुप का मतलब है एक ऐसा ग्रुप जिसमें बहुत क्वालिफाइड लोग और बहुत कम क्वालिफाइड लोग एक साथ एक लेक्चर को सुन रहे हैं। तो इस आइडेंटिटी को एक जगह लाने के लिए, एक अम्ब्रेला के नीचे लाने के लिए हमें यह करना होगा कि वी हैव टू मेक एन आइडेंटिटी ऑफ द स्पोर्ट्स। एज ऑफ नाउ, आज की सिचुएशन में ताइक्वांडो इन आवर कंट्री is known only with the uniform. Whether you are tall, whether you are short, whether you are fit or unfit, whether you are into any kind of physical disability, or whether you are proficient or improficient in executing the skills, आप skillful हैं, आप skillful नहीं हैं, आप fit हैं, आप unfit नहीं हैं, आप fit नहीं हैं, या आप किसी स्किल को जानते हैं या नहीं जानते, आपको ताइक्वांडो के रूल्स के बारे में पता है या नहीं पता है, आपने किसी ताइक्वांडो एथलीट को आज तक बनाया है या नहीं बनाया है, लेकिन आपका यूनिफॉर्म आपको कभी नीचे झुकने नहीं देगा। ताइक्वांडो यूनिफॉर्म आपको हमेशा ऊपर रखेगा कि आप ताइक्वांडो कोच हो। और आपका बेल्ट जो इस आइडेंटिटी पे 4 चांद लगाता है वो आपका बेल्ट, बिकॉज यू गेट फर्स्ट डैन, सेकंड डैन, थर्ड डैन, एंड देन आई डोंट नो हाउ मेनी डैन्स you get, and one fine day you say I am 7th dan, I am 8th dan, and I'm a taekwondo coach. So my dear friends, our identity should not depend only on taekwondo uniform and belt, but
the value of uniform and belt should depend on our character, because what we train, how fit we are, how skillful we are, how knowledgeable we are, that can save the image and identity of Taekwondo in our country. Let us not give this complete responsibility to the uniform and the belt कि आप हमारी इज्जत बचाएं. आज हम ये प्रण लेते हैं कि हम सभी मिलके इस यूनिफॉर्म और बेल्ट इज्जत को बनाने में सहयोग करेंगे एक दूसरे का, और अपनी फिटनेस, अपने नॉलेज, अपने एजुकेशन और ताइक्वांडो के कंप्लीट इंफॉर्मेशन को एज अ कोच अपने अंदर समाएंगे. तभी ताइक्वांडो विल बी वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड मार्शल आर्ट इन दिस कंट्री. This is all I have to say today, and I hope you all agree with me. If at all there is any question, I will be very happy to answer. अगर किसी को कोई सवाल है तो मैं बहुत खुशी से इसका आंसर देना चाहूंगा. And I request Mr. the coordinator to just let me know in case there is any question. I will share my email ID so that people can just mail me. I will be very happy to answer any kind of question. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you, sir. Thank you, sir. Now I request all the participants, if you have any questions, please ask now, because Thank you, sir. any questions, please, 1 minute, sir. please raise your hand. Any questions? Thank you, sir. I request all the participants, if you have any questions regarding today's session, so kindly ask the resource person. It's the time for open session for all. So you just unmute your microphone and you can ask for the question. Mr. Balu. Hello? Hello. Hello. Yes. Yes, please. Yeah. Sir, Gautam sir. Yes, please. It's a very wonderful session. Actually, philosophy, explaining philosophy, it is a very difficult task. True. Because understanding the philosophy and explaining the philosophy is a very difficult task. Anyhow, you conducted in a manner that everybody in this group understood the philosophical meaning of Taekwondo. And a wonderful session, sir. Thank you very much. Thank you, Vittal sir. Thanks for your appreciation. Thanks a lot. Who are asking? Hello? Hello. Sir, this is Saif Ali Malik. Can you suggest some articles on philosophy of Taekwondo? Yes, Mr. Malik. Am I right, Mr. Malik? Yeah. Okay. Mr. Malik, there are different courses on philosophy, but there are very few universities which provide education on Taekwondo philosophy, because the university where I have studied, one of the universities in South Korea, that is Kyunghee University, they have exclusively a department for Taekwondo philosophy. But I will give you few names. If you can write those names, those articles, I mean those scholars, those professors have published some articles, so you can just go through it. You can please note down. Okay, 1 minute, sir. Yeah. The name is Dr. Peter Ha. Dr. Peter. Dr. Peter. Peter. Peter Ha. Next word is Ha. H-A. Okay. Dr. Peter Ha from Kyunghee University. Okay. South Korea. And Professor Lim Shin Ja. Professor Lim L-I-M. Lim Shin Ja. Okay, and then Mr. Craig Reuter. Craig, C-R-A-I-G. Craig.
Craig Craig Reuter. 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 And then one Mr. Jin Bang Yang, Professor Jin Bang Yang. Professor जिन बांग यांग. अगर आप इनके आर्टिकल्स देखेंगे तो इनके साथ आपको बहुत सारे दूसरे आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे. यहाँ से आपका दरवाजा खुल जाएगा and you can go and you can read n number of articles through these people because they are the leading authors in Taekwondo philosophy in the world. Okay. Thank you, sir. Right. Gautam, I would like to ask you something. This is Seema here. Hello, Seema. So, hi. Madam, So when we have understood the excuse me, madam. philosophy of Excuse me, Taekwondo- madam. Please mention your name, madam. Yes. You please mention your name, madam. This is Seema Sharma Francis. I was the first batch with NIS. Okay, madam. I'm a 4th Dan black belt. So my question is, when we have understood the philosophy of Taekwondo, when it comes to teach the kids and the adults, so what techniques we should adopt, because the understanding level of kids and adults is different. So in this view, what you can say? Absolutely right. It's a very good question. See, this philosophical understanding is for the coaches so that they can modulize their training according to the athletes, according to the participants. Now, we have heard about different teaching styles. There are authoritative style, there are democratic style, there are cooperative styles. So different type of teaching styles are depending upon the teaching philosophy. Say, for example, we are teaching kids. So for teaching kids, submissive style or cooperative style is never suitable because kids have to be authoritatively teach. That is kind of, if you are democratically teaching, if you are a democratic coach and you are adopting a style, democratic style of teaching Taekwondo to young kids, then you cannot control them because the behavior, child psychology is entirely different. So at that time, we have to use the authoritative style and gradually move them, track them into the understanding of Taekwondo skills with very soft lessons. For example, not using the belt to fight with each other, not going home and hitting the siblings or the parents, so these kind of everyday life, everyday oath, everyday understanding of skills, what do's and don'ts of everyday class in a very mild and gradual manner will help you to grade your children philosophically. But as I said, it should start with the authoritative style. You cannot expect them that what you say and they are going to follow that. I hope I have answered your question. Yeah, thanks, Gautam. Yeah. Gautam sir. Hello, sir. Hello. Yes. Gautam sir, Hello. can you hear me? Yeah, I can hear so Hello, many Gautam people. sir? Yeah. Sir, can you just let your Sir. please mention your name? Sir, please, your last your questions. One name, please. Dr. Peter Ha, Professor Lin Jaha, and next 4th person name, please. Professor 4th name. Okay, he is Fourth Professor. Yeah. Jin 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 Bang Yang. I will post in the group. Thank you, sir. Doctor, I am one question. Yeah. What is the ethics of Taekwondo? One question, please. What is the ethics of Taekwondo? See, ethics of Taekwondo, if you ask, there is a very big list because we have got WT Code of Ethics. We have got martial art ethics in which there are 5 tenets. That is courtesy, integrity, perseverance, self-control, indomitable spirit. These are the 5 Taekwondo tenets. Apart from this, World Taekwondo has established the Code of Ethics. In that, we have got different articles that is ban on discrimination, ban on harassment, conflict of interest. So there is a very big list. You have to go through the WT website and you can download the Code of Ethics and you can read it. Code of Ethics. Yeah. WT Code of Ethics. There are 19 articles in that. So those 19 articles will give you an in-depth understanding of how ethics are important in the complete practice of Taekwondo. Hello. Hello, sir. Yes. Yes, that is the future. That's why how do you complete the ethics of future in Taekwondo?
The future ethics of Taekwondo. Your question is, Hello? yeah, please say again. I'm telling you the future of ethics of Taekwondo, the future generation ethics of Taekwondo. See, this is Future generation. okay. See, if you, there is a knowledge is always handed down generation to generation. Okay, so suppose somebody is doing a martial art. So martial art, why he is doing a martial art? Maybe he has seen a movie, maybe he has seen the friends, maybe his father was a taekwondo coach, or mother is a taekwondo coach, or his brother was going, or maybe taekwondo is taught in the school. There can be many reasons. The complete responsibility of changing the next generation, it cannot be ensured by one person. For the next generation, the present generation is responsible. So that is what I said. If at least we 260 people, if we do a good thing today, maybe another 260 people will become better. So it's a teamwork. It's not individual as such. Excuse me, sir. Hello. Thank you, Hello. sir. Yeah, yeah. Thank you very much, sir. Okay. Hello, sir. I have a question. Hello. Yeah, please tell me. Jog Prasad Pandey. Yes, sir. I am Amritanshi Okay. I'm Amritanshi from Uttar Pradesh. Sir, I have read Sang Kim from South Korea, his articles on Taekwondo. Okay. But the yin and yang principle, which you right now told, Yeah. he has in his articles he has confined it to just in one or two paragraphs regarding Pumse. And when we teach the students, we just tell them about it. But when they reach black belt or so, they are not able to grasp the principle of yin and yang, and they totally don't understand. So how to teach them gradually according means regarding these principles? Okay. It's a fantastic question. As I told you, Yes. philosophical understanding is quite difficult. This enlightenment will come only with the years of rigorous physical training. Those who train really hard when they are young, those people, it becomes easy for those people to understand philosophy in a better way compared to others. So what you got to do is, you have to teach children not the meaning of yin and yang. You have to practically explain them. That is by doing so. Say for example, when they go for a match or when they train, so you can tell them, now you are tired Yes. and now you are recovered. So one side is your tiredness, one side is your recovery. So this is yin and that is yang. Okay. When you are doing warm up, you are going to perform any skill, so you are mentally and physically getting ready, that is yin. Gradually when you are coming back, it is yang. So you can say, for your understanding, yin and yang is not a static image, it is a dynamic movement. लेकिन हम हर जगह उसे एक पिक्चर के रूप में देखते हैं, या घरों में वास्तु में लगाते हैं, हर जगह पे आपने देखा होगा. Yes, sir. वो एक टंगा हुआ, मतलब एक स्टिल फोटोग्राफ होता है. Actually it is not. It is a dynamic moment. It is, you can say it is a video. Like Yes. day के बाद night आती है, night के बाद फिर day आता है, day night, day night, day night. Like that, in the life of a person, load, recovery, winning, losing, Yes, sir. worries, sorrows, happiness, sorrows, these things keep coming. So we have to be always stable mentally. That is what yin and yang teaches us. Okay, sir. Thank you Good so much. morning, sir. Right. Good morning, sir. This is I am Santosh Srirangam. national player from Maharashtra and also coach on a national level. Gautam sir, I have a Yeah, small yeah, Mr. request. Santosh. Actually, I am called Venkat Like you have mentioned 4 authors' name, you are published the books. is like quite Sir, are you able to hear me, sir? Yeah, please say again. Yeah, you have mentioned 4 professors' name, Yeah, yeah. understanding of and you have went through the presentation. Yeah. Sir, I have a small request. Can you post such things in the group? Which will Yeah, I will do that. See, my last slide is about the references what I have taken. Yes, sir. Whatever information I have, Yes, sir. it is all I have taken from different books, different journals. So I will post that reference. You can go through all the articles individually. Yeah, I feel it will be wonderful to do the homework back end after your post. Sure. Thank you so much. We'll do that. No problem. Thank you so much, sir. Thank you. So Right. much.
I think I have answered most of the questions, and if everything goes well, Hello, I sir. will end the Hello, audio. sir. Yes. Hello, sir. One more final question I wanted to ask you. Yeah, please. I am Chandrakant Chaudhary from Mumbai and Yes, sir. practicing this art since last 40 years. And presently, I am coaching to the students around 300 students. Okay. Okay. I Fantastic. am a certified national master instructor and also a national referee. Sir. The one question what someone has asked about the ethics. Okay. So I wanted ask. I don't want to ask what ethics are, but I wanted to ask what is the purpose to lay down such type of ethics, and if the purpose is good, then what action and measure to be taken against the violators of such wrongdoers, and if the measures are not taken, then what would be the condition of the India internationally. And the question is, somehow the other, the underperformers are going ahead, and in turn they are coming empty handed, and India is getting nothing at the end of the day and landing with nothing. So my question is, what do you agree with to follow and take the strict measure to follow the ethics? This is my question. Yeah. Yeah. May I know your name, sir? My name is Chandrakant Chaudhary. Mr. Chandrakant, it's a very relevant question, and your doubt and whatever you have expressed is very relevant. See, now ethics are already established by World Taekwondo to manage to follow. So ethics can be established by the World Taekwondo governing bodies and the national Taekwondo governing bodies. But following the ethics, we all have to do it as a team, because every individual has to understand the value. It is like a personal value. It is like a personal values. Or say, for example, we want to do Swachh Bharat Abhiyan, but we can purchase so many dustbins. But the attitude of throwing the dust into the dustbin, it is internal. So establishing the code of ethics, World Taekwondo can do. Very strict punishments also can be decided. And then those who don't follow, for them, some sanction can also be decided, some fine, all those things. But then, unless it comes from inside, that is what I said, unless every martial artist understands Taekwondo philosophically and ethically, we will not be able to follow, we will not be able to make a change. So your question is very relevant. Every individual has to think, it has to come from inside. So we say beginning with myself. So if I say beginning with myself, beginning with, everybody says that, then जैसे कि एक स्लोगन था स्वच्छ भारत में एक कदम स्वच्छता की ओर, तो हमने अपने स्टूडेंट्स को ये बताया कि नहीं, एक कदम स्वच्छता की ओर नहीं, हर कदम स्वच्छता की ओर होना चाहिए. Every step has to be towards cleanliness. Like that, our understanding of Taekwondo will never end just by putting uniform and playing. As you said very rightly, कि लोग जाते हैं international में and empty-handed they come back. So it is the problem of the grassroots level that the ethics has not been established. I hope I have answered your question, sir. गौतम सर नमस्कार, मैं मोहित यादव. So for the attention of all participants, this will be the last question, because since we had to wind up for another science session, it is going on. So this will be the last question. So please. जी. Can I ask? This is the last. Yeah. Mr. Mohit Yadav is the last question. Sir, thank you. सर, मैं पिछले 11 साल से लगभग बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ, और 4 साल से लेकर 48 साल तक के स्टूडेंट्स हैं मेरे पास. एक मैम है जो 48 ईयर ओल्ड हैं, तो इस एज में वो बहुत कुछ तो नहीं सीख सकती. Okay. तो उनका जो फुट है सर, वो फ्लैट फुट है, तो फिजिकली वो शी कैन नॉट एबल टू फाइट एट एनी लेवल, बट शी इज ट्राइंग हर बेस्ट टू लर्न मोर एंड मोर अबाउट पुमसेस. Okay. तो मैं जानना चाहता हूँ कि
कि क्या उनको मैं सजेस्ट करूं कि वो आगे अपने आप को परफॉर्मेंस बेटर कर पाए, क्योंकि उनका जो फ्लैट फुट है सर वो मेन प्रॉब्लम उनको क्रिएट करता है। और सर पुमसे में बिना बैलेंस के कुछ नहीं हो पाता है। सर शी इज वेरी डिवोटी पर्सन और आई हेल्प हर बट आई कांट। वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं नहीं, आप अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर। तो मैं इसमें ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कोच को अपनी फिलॉसफी को एस्टेब्लिश करना होता है सर, उसी तरह से प्लेयर्स को भी अपनी फिलॉसफी को एस्टेब्लिश करना होता है। शी शुड अंडरस्टैंड। और जो इसमें टीचिंग एडल्ट्स का जो काम है, यानी कि आप एडल्ट्स को सिखा रहे हैं, तो जो एडल्ट्स हमारे पास सीखने आते हैं वो अपनी डेली परेशानियों से हट के, अपने डेली रूटीन जॉब से हट के ताइक्वांडो में उनको कुछ सुकून महसूस होता है। वो आपके पास आती हैं, उनको अच्छा लगता है, वो ट्रेनिंग करती हैं, उनको फील होता है कि यस आई एम डूइंग समथिंग गुड। अगर वहां पे उनको किसी दिन ये फील हो गया कि नहीं मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर उनका मेंटल स्टेटस क्या होगा? तो सबसे पहली बात यह है कि उनको कभी भी डिस्करेज नहीं होने देना, क्योंकि वो प्लेयर है नहीं जी। दूसरी बात, इंजुरीज के बहुत चांस होते हैं बड़ों में, तो उनके लिमिट्स के आगे आपको कभी भी कोई एक्सरसाइज नहीं देना है। तीसरी बात, आप उनके सामने कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने दुनिया शायद आपसे ज्यादा देखी होगी, मुझे जैसा देखने में लग रहा है वो आपसे उम्र में बड़ी। सर 20 साल। 20 साल। तो फिर आप अपने से दुगनी उम्र की लेडी को ट्रेनिंग करा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बहुत मैच्योरिटी की जरूरत पड़ती है, जो आप दिखा रहे हैं, तो आई कंग्रेचुलेट यू। आप उनको एक एज अ सीनियर सिटीजन इन योर क्लास, मतलब इन जनरल नहीं, आप अपनी क्लास में और उनके रिस्पेक्ट को, उनके इज्जत को बनाए रखते हुए एज अ ताइक्वांडो कोच आप बिहेव करें। और आपका जो व्यवहार है वो उनको जो सुकून देगा, वो मेडल नहीं देगा, क्योंकि शी इज नॉट एन एथलीट, और वो ताइक्वांडो से अपनी लाइफ को बहुत अच्छा महसूस करेंगे। क्योंकि ताइक्वांडो इज नॉट ओनली अबाउट फिजिकल, इट इज ऑल अबाउट satisfaction, mental satisfaction जो आप उनको दे रहे हैं। तो आई होप यू कंटिन्यू डूइंग द गुड वर्क।